क्लास को सभी लोग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे संख्या यहाँ पे स्टूडेंट की रहे। कम से कम 100 प्लस तो करो आप लोग मिलके, है ना। हाँ, तो यहाँ पे मैं जो बात कर रहा था खिलाड़ियों की लिस्ट की, तो ये आपका खिलाड़ियों की लिस्ट है। इसमें देखिए, जिसमें बैडमिंटन से कौन कौन से हैं, अगर आपके कल के एग्जाम में आता है मैं सब बता दूंगा शंकर, थोड़ा सा रुक जाओ, क्लास के बाद में लास्ट में बताते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन है तो टाइम भी लगेगा इन सब में करने में, है ना। तो हम लोग सारी चीज डिस्कस करेंगे। बैडमिंटन के जो खिलाड़ी हैं, सीमा भंडारी बहुत फेमस नाम है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, कर लेंगे, नंबर मैं दे दूंगा थोड़ी देर से दिक्कत तो ऐड कर दूंगा मैं उसमें। सौरभ वर्मा, अशोक सैदा, कविता आसना, समीर वर्मा, संजय मिश्रा, रमन गुप्ता, प्रणव बोस, पार्थ गांगुली, सरोजनी आप्टे और आदित्य जोशी, ये जो है बैडमिंटन से संबंधित है। इसमें सबसे फेमस नाम जो है आपका सरोजनी आप्टे का है, क्वेश्चन अगला एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। या फिर आपका सीमा भंडारी का है, ये भी पूछा जा सकता है। ये दो नाम बैडमिंटन के काफी फेमस हैं, तो ये सभी याद रखिएगा। लेकिन अगर याद नहीं हो पाते हैं तो ये दोनों जरूर याद रखना, सीमा भंडारी और सरोजनी आप्टे। फिर अब क्रिकेट से पूछा गया है क्वेश्चन, तो अरुणा गुड इवनिंग। तो अब पूछा जा सकता है आपसे, और हॉकी से भी पूछा जा सकता है और क्रिकेट से भी पूछा जा सकता है, तो किसी भी खेल से पूछा जा सकता है, लेकिन संभावना क्रिकेट और हॉकी से ज्यादा है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हॉकी की लिस्ट भी यहाँ पे तैयार करके दे दिया है आप लोगों को, जिसमें आपका रूप सिंह, ठीक है, रूप सिंह, जलील अहमद, नीता डुमरे, सभी यहाँ पे नाम है हॉकी खिलाड़ी के। आप लोगों को पीडीएफ ग्रुप में डेली दे देता हूँ मैं, वहां से देख लीजिएगा। लेकिन सबसे फेमस जो है मैं बता दूं मेरे कौन कौन से हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। एक तो है आपके समीर दाद, समीर दाद से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। फिर आपका इसमें जो आता है मधु यादव, शंकर लक्ष्मण, असलम शेर खान, ठीक है, रूप सिंह, ये जो है आपके हॉकी खिलाड़ी, इनका जो जहां जहां निशान लगाया हूं मैं, ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा आपका फुटबॉल खिलाड़ी की बात करेंगे हम, तो फुटबॉल खिलाड़ी में जो आते हैं आपके मान सिंह तैलंग, फिर माइकल नाथ, हफीज, तरसेम, राजू सैनी, नवाब, नेमीचंद, ताराचंद्र, इनको एक बार देख लीजिएगा। और क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं आपके, तो क्रिकेट के में आपको ध्यान रखना है मुश्ताक अली, मोहनीश मिश्रा, चंदू सरवटे, अभय खुरासिया, नरेंद्र हिरवानी, सीके नायडू, ठीक है, मेजर जगदाले, नरेंद्र जगदाले, ये सभी नाम इंपॉर्टेंट हैं इसमें। इस साइड के पूरे नाम इंपॉर्टेंट है, और इस साइड के जो है ये जो हो गए आपके राजश्री ढोलकिया, बिंदेश्वरी, ठीक है, जलज सक्सेना, संध्या अग्रवाल, ईश्वर पांडे और आवेश खान, ये इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार देख लेना आप लोग, है ना। एनी मेर्सी, प्रिया पांडे, सभी का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग। तो ये पूरी लिस्ट में दे दी हूँ आप लोग को, इसको आप लोग एक बार देख लेना है, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन आगे एग्जाम में आए तो नहीं छूटे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, 1720 से 1760 के बीच में मध्य प्रदेश में किसने शासन किया था? मुगलों ने, मराठों ने, वाकाटक वंश ने या सातवाहनों ने? ये क्वेश्चन पूछा गया है आज के शिफ्ट में कि 1720 से लेके 1760 तक का जो समय है, यहाँ पे किसने शासन किया था? तो अगर आप मुगल काल की बात करोगे ना, तो वहां पे मुगल काल के बाद जो आता है, कौन आता है? मराठा साम्राज्य आते हैं। क्योंकि 1700 ईस्वी या 1707 ईस्वी के बाद जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो मुगल सत्ता क्या होती है? कमजोर पड़ती है। और मुगल सत्ता जब कमजोर पड़ती है तो वहां पे किसका शासन होता है? मराठों का शासन होता है। तो एमपी में भी वही हाल होता है, मराठे ही यहाँ पे आते हैं, मराठों का ही शासन रहता है। और यहाँ पे महदी सिंधिया, ठीक है, और उनके नेतृत्व में जो रहते हैं मराठों के अधीन, ये यहाँ पे शासन करते हैं। तो ये डिटेल भी इसका है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं रखा हूँ, लेकिन 1720 से 1760 के बीच में मराठाओं ने मध्य प्रदेश के बहुत से इलाकों में नियंत्रण स्थापित किया था, ठीक है, जिसमें मराठा शासकों में महादजी शिंदे, अहिल्याबाई और यशवंतराव होलकर शामिल हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ब्रिटिश ने पूरे क्षेत्र पे नियंत्रण कर लिया था मराठाओं के, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, WHO का भी पूछा गया है, वेरी गुड लाल जी साहब, आपने अच्छा बताया ये। हाँ, तो ये अब संस्थाओं से क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया था, संस्थाओं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ओपेक का पूछा गया है, तो अब आपसे WHO का आज पूछ लिया गया है, नाबार्ड का पहले से पूछा गया है, आज मैं दिखाऊंगा कि आपका सेबी के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आपको ध्यान रखना है, आगे हम करेंगे क्वेश्चन, अभी आपको ध्यान रखना है IMF के बारे में, है ना, WTO के बारे में, ठीक है, और भी आपका इसमें जो आपका यूनिसेफ के बारे में। तो विश्व स्तरीय जो संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनका भी आपको मुख्यालय और स्थापना दिवस ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आया है आपका, ये इतिहास से चाहे मान के चलें, चाहे संविधान से मान के चलें, दोनों का ये हिस्सा है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 में किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो ये आसान बना दिया है, आपका डेट यहाँ पे डाल के 1773 में, है ना। अगर डेट ना डाला होता तो थोड़ा सा आप लोग को मुश्किल पड़ जाता ये, है ना।
तो इसका बताने जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फटाफट बताने से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये किस अधिनियम के तहत किया गया था ये? ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा ज्ञान आप लोग 1 सेकंड रुकिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ये जो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के अधिनियम के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे स्थापना की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो और शुरुआत में जो कलकत्ता इसकी राजधानी थी और दिल्ली राजधानी कब बनी है, 1911 में घोषणा की गई थी और बनी कब है, 1912 में। ठीक है, लागू कब हुआ है, 1912 में, घोषणा कब की गई थी, 1911 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्लास की संख्या लगातार कम होती जा रही है ना, तो हो सकता है कि आप लोगों को कंटेंट या फिर पसंद नहीं आ रहा होगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंदेरी के किले में मुख्य द्वार को क्या बोला जाता है? गुजरी महल, खूनी दरवाजा, अलाई दरवाजा या फतेहपुर सीकरी? यहाँ पे चंदेरी किले के मुख्य द्वार को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? बिल्कुल सही है कैलाश सोनी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, चंदेरी किले के मुख्य द्वार को जो यहाँ पे बोला जाता था खूनी दरवाजा, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो चंदेरी का युद्ध किया गया था, ठीक है, 1528 में किया था। किसने किया था? बाबर ने किया था। किसके खिलाफ किया था? मेदिनी राय के खिलाफ किया हुआ था। तो उसी समय पे बहुत मारकाट मचाया था बाबर ने, और इसी समय पे क्या होता है आपका, 800 राजपूत रानियों ने, 800 राजपूत रानियों ने क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था, और बहुत रक्तपात मचाया था बाबर ने। इसलिए वहां पे एक दरवाजा फेमस है जिसका नाम क्या है, खूनी दरवाजा। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, खूनी दरवाजा जो है आपका, खूनी दरवाजा और खूनी भंडारा एक आता है। तो खूनी भंडारा आपका आता है बुरहानपुर में, है ना, कहाँ पे आएगा, बुरहानपुर में। और खूनी दरवाजा जो आता है कहाँ पे आता है आपका, चंदेरी में आता है। ये आपको ध्यान रखना है। जिसके एग्जाम हो गई है वो क्लास नहीं ले रहे होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि चंदेरी में और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो कोसक महल जो आता है, कोसक महल भी कहाँ पे आ जाएगा, कोसक महल आ जाएगा आपका चंदेरी में। ठीक है, हाँ, गुड इवनिंग महाकाली अकेडमी। जामा मस्जिद एक आता है आपका, जामा मस्जिद कहाँ पे आता है आपका, ये भी आपका आता है चंदेरी में। ठीक है, कोसक महल जो है बनवाया था आपका, ये भी ध्यान रखना, महमूद खिलजी ने बनवाया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए किसने बनवाया था, तो महमूद खिलजी। और चंदेरी का किला किसने बनवाया था, तो चंदेरी का किला बनवाया था कीर्तिपाल ने। किसने बनवाया था, कीर्तिपाल ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर सबको पता है कि जोगेश्वरी देवी का मेला, जोगेश्वरी देवी का मेला जो लगता है, ये जो लगता है कहाँ लगता है, चंदेरी में लगता है। भाई अगर आपका पटवारी का एग्जाम हो भी गया है ना, तब भी आपके आगे भी तो है फॉरेस्ट एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम है, एमपीपीएससी है। क्या उसमें एमपीजी के नहीं आएगा, क्या जीके नहीं आएगा? यही ना पढ़ोगे सब वहां पे। तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा बात नहीं है। जोगेश्वरी देवी का मेला यहाँ पे है। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, काल सैयद का मकबरा, काल सैयद का मकबरा जो आता है, ये भी कहाँ पे आता है, चंदेरी में। ठीक है, बैजू बावरा की समाधि, बैजू बावरा की समाधि, ये भी कहाँ पे आएगा आपका, ये भी चंदेरी में आ जाता है आपका। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है आपका लवकुश मंदिर, लवकुश मंदिर, ये भी आपका चंदेरी में आता है। नए नए फैक्ट भी बता रहा हूँ, पुराने फैक्ट भी बता रहा हूँ। हाँ, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा आता है हवा महल। ठीक है, जौहर कुंड, हवा महल, जौहर कुंड, फिर नौखंडा महल। आपके दिमाग में जो जो चीजें हैं, जितना आप जानते होंगे सब आ जाएगा, आप टेंशन मत लो, है ना, टेंशन मत लो, आप सब सारी चीजें आ जाएंगी। इसके अलावा शांतिनाथ मंदिर और आदिनाथ मंदिर, ये दोनों कहाँ पे आता है आपका, ये भी दोनों चंदेरी में ही आता है। ठीक है, हाँ, तेजा जी का मेला गुना में लगता है, वेरी गुड। गोल गधेड़ों का मेला छिंदवाड़ा में लगता है, नहीं, छिंदवाड़ा में नहीं लगता है, ये वहां पे गोटमार का मेला लगता है, महिमा, है ना, छिंदवाड़ा में। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट है, लिखी दांत गुफा। तो लिखी दांत जो गुफा है, ये भी कहाँ पे आता है, ये भी आपका चंदेरी अशोकनगर में आता है। एक दो फैक्ट और लिखाऊंगा, फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तुमैन अभिलेख, तुमैन अभिलेख और मंदिर दोनों, या जैन मंदिर जो है तुमैन, ये दोनों कहाँ पे आते हैं, चंदेरी यानी अशोकनगर में आते हैं। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एसएससी एग्जाम के लिए पढ़ना है, पटवारी का 19 का हो गया है आपका प्रिया। ठीक है, कोई बात नहीं, एसएससी का अगर आपको पढ़ना है तो जीके क्लास उसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, जल्दी स्टार्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड।
सोमेश, शरतकालीन सूर्य की बात बताया गया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, बादल महल भी यहीं पे है, लेकिन बादल महल 2-3 जगह पे है। चलिए अब देखिए, इसके अलावा आपको क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ये एक पूछा गया है भोजपुर में भोजेश्वर मंदिर जो स्थित है शिवलिंग, इसका आपको पूछा गया है ऊंचाई कितनी है। 30 फीट की ऊंचाई है, 22 फीट की है, 18 फीट की है, 10 फीट की है। ठीक है, तो ये आपका पूछा गया है इसमें, तो बताएं जल्दी से कितने फीट की है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ये जो कितनी फीट की ऊंचाई है, ध्यान रखिएगा 18 फीट की ऊंचाई है। और भारत के सभी शिवलिंग में सबसे अधिक ऊंचा जो है यही शिवलिंग है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको किसने बनवाया था, तो परमार शासक राजा भोज ने बनवाया था, है ना। किसने बनवाया था, परमार शासक भोज ने बनवाया था। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस नदी किनारे पे आता है, तो ये वेतवा नदी के किनारे पे आता है। किस पे आता है, वेतवा नदी के किनारे पे आता है ये। ठीक है, हाँ चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, ये पूरा इसका डिटेल है जो मैंने भी बताया है आप लोगों को। हाँ, उत्तर भारत का सोमनाथ, बिल्कुल सही है सोमेश, वेरी गुड। अगला है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो सबको पता है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ की चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और ये कहाँ पे आता है, सबको पता है महादेव पर्वत के अंतर्गत आता है, और ये जो आएगा आपका होशंगाबाद में। कहाँ पे आएगा, होशंगाबाद में। ठीक है, अब आपसे पहाड़ी पूछ लिया गया है, चोटी पूछ लिया गया है, तो पूरी संभावना है कि बुंदेलखंड या फिर आपका पठारों में भी सबसे ऊंचा पठार भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पठारों में जो है आपका सिद्ध बाबा की चोटी, सिद्ध बाबा की चोटी जो है सबसे ऊंची है, जो बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन एक पूछा गया है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, सबको पता है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, यानी कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल और गठन से रिलेटेड क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, उसको आप लोग अच्छे से एक बार देख के चलिएगा, है ना। गठन का मैंने पूरा बता दिया था। ठीक है, क्षेत्रफल ये पूछ लिया गया है। अब आपसे ये पूर्व पश्चिम की लंबाई, उत्तर दक्षिण लंबाई, कौन से राज्य से कितने जिले मिलते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, गुरु हरगोविंद साहब, ये आपका हिस्ट्री का बहुत डीप लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है ना, इतना डिटेल में बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो हरगोविंद साहब की दीक्षा जो है किस महान विद्वान की देख रेख में हुआ था, ये जो हुआ था भाई गुरदास के यहाँ पे देख रेख में किया गया था इनका दीक्षा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, सेबी की स्थापना, जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे संस्थाओं के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे संस्थाओं के क्वेश्चन इस बार जो आया हुआ है सेबी की स्थापना पूछा गया है। और सेबी की स्थापना कब हुई है, तो ध्यान रखिएगा सेबी की स्थापना जो है 1988 को हुई है। पूरा डेट आपको ध्यान रखना है, 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई है। और मुख्यालय कहाँ पे आता है इसका, मुख्यालय आपका मुंबई में आता है। फुल फॉर्म क्या है, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ऑफ इंडिया, है ना, एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म है। यह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ये इसका फुल फॉर्म है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 3 जनवरी 2023 को रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले कौन पहले गेंदबाज बने हुए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके आज के शिफ्ट में। तो ये जो है आपके जयदेव उनादकट, ठीक है, और सर्वाधिक उम्र में, है ना, हाँ, नाबार्ड के क्वेश्चन पहले पूछा गया था, मैंने बताया था सोमेश नाबार्ड के बारे में भी, है ना, तो वो क्वेश्चन मैं करा दिया था। अब आज सेबी का पूछा गया है, अभी और भी संस्थाओं के पूछे जाएंगे क्वेश्चन आगे। तो जयदेव उनादकट जो है सर्वाधिक उम्र में ये पदार्पण डेब्यू मैच भी किए हुए थे, और इन्होंने क्या किया है, हैट्रिक भी लिया, तो अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन जो है लगातार पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपने पहले देखा हुआ था, ठीक है, कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन,
है ना। और यहाँ पे जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसको हरा के की गई थी, तो उसी दिन मैंने आपको, जब मौर्य वाला क्वेश्चन आया था तो आपको याद होगा, तो मैंने ये बताया था उस दिन कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसको हरा के की गई थी, घनानंद को हरा के किया गया था। ये मैंने उस दिन आपको बताया था। साथ में ये भी बताया था इनके प्रधानमंत्री कौन है, कौटिल्य थे। ये भी मैंने बताया था कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है आपका संलेखना या संथारा विधि से अपना प्राण त्याग किया था, ठीक है, मगध में जब अकाल पड़ा था उसके बाद, और श्रवण बेलगोला में गए हुए थे। ये सारी चीजें मैंने बताई थी, और उसे क्वेश्चन देखिए आज ये फिर से आ गया है। इसीलिए बोलता हूँ एनालिसिस देखा करें, कम से कम नहीं तो 4-5 क्वेश्चन भी अगर एक क्लास से आपसे आ जाते हैं तो आपका प्लस है, स्कोर बढ़ जाते हैं उससे आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपका ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से पूछा गया है। राष्ट्रीय उद्यान का मैंने एक वीडियो पूरा बनाया हुआ है, इसी चैनल पे बनाया हुआ है, तो आप सर्च करेंगे नेशनल पार्क बाई प्रदीप सर तो मिल जाएगा पूरा। सारे राष्ट्रीय उद्यान का डिटेल में कराया हुआ हूँ, क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूरे मिल जाएंगे आपको, है ना। सभी राष्ट्रीय उद्यान के हैं। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है अभ्यारण्य के रूप में जो है या राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब घोषित किया गया है, तो ये किया गया है आपका 1981 में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पे आता है, तो पन्ना छतरपुर में आता है। कहाँ पे आता है ये, पन्ना छतरपुर में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये अगर पन्ना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अगला क्वेश्चन जो बन सकता है, ये बन सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो लागू हुआ है 1994 में लागू हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा केन नदी जो है यहीं से गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। पांडव जलप्रपात जो है आपका यहीं पे स्थित है, पांडव जलप्रपात। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है जंगली भैंसे के लिए ज्यादा फेमस है, जंगली भैंसे के लिए, ठीक है। और सभी राष्ट्रीय उद्यानों का मोती, या सभी राष्ट्रीय उद्यान, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का जो रत्न कहा जाता है, ये भी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है ना। सभी राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न या मोती जो है किसे कहते हैं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। ये भी आपको ध्यान रखना है सारे फैक्ट, ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है महेश्वर को होलकर की राजधानी किसने बनाया था। तो महेश्वर को होलकर की जो राजधानी है, हाँ सबको पता है हीरे के बारे में, हीरा उत्पादन होता है यहाँ पे पन्ना में, ठीक है। तो महेश्वर को होलकर की राजधानी जो बनाया था, ये देवी अहिल्याबाई ने बनाया हुआ था, ठीक है। इनके बारे में मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ। मल्हार राव होलकर की बहू रानी है ये, ठीक है। और इनके पुत्र का नाम क्या है, तुकोजी है, पति का नाम खांडे राव है, ठीक है। तो ये बहुत सारे उन्होंने हिंदू धर्म से रिलेटेड बहुत सारे मंदिर का निर्माण भी कराया हुआ है, ठीक है। सर आपकी क्लास ऑफलाइन भी लगती है क्या, पढ़ना है मुझे। ऑफलाइन चलाता था स्वाति, लेकिन मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि जहाँ वैल्यू नहीं होती है वहां पे उसको बेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। तो मैंने 3 साल पूरा खपाया, पूरी संपत्ति बर्बाद कर डाली कोचिंग में अपनी, है ना। और उसके बाद से ऑनलाइन पे आ गए हैं अपन, क्योंकि 1 साल तक लगातार हमने फ्री पढ़ाया था वहां बच्चों को। चलिए जितने लाइव हो प्लीज सभी लाइक कर दीजिए, थैंक यू सो मच अजय। तो महेश्वर को होलकर की राजधानी किसने बनाया था, अहिल्याबाई होलकर ने। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीला पड़ना किस बीमारी का लक्षण है, ये क्वेश्चन आपका साइंस से आया हुआ है। तो सबको पता है पीला किस में पड़ते हैं, जब पीलिया होगा, है ना। तो यकृत से संबंधित बीमारी है, ठीक है। तो यहाँ पित्ताशय से संबंधित बीमारी है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। त्वचा रोग के उपचार के लिए किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, ये केमिस्ट्री क्वेश्चन है। जिंक, कोबाल्ट, एल्युमिनियम या बोरियम, किसका किया जाता है, फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर 14 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये जो होता है कोबाल्ट क्या होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा इसमें, ठीक है। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाना आप लोग, ठीक है, 1 सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉपर सल्फेट के घोल में जिंक डालने पे क्या होगा, रंगहीन होगा, रंगीन होगा, दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा आपका, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका
कॉपर सल्फेट के घोल में जिंक डालने पे क्या होता है, तो ये होगा रंगहीन होगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ये केमिस्ट्री का है। ठीक है, थैंक यू एस पाटिल जी। समस्या वही हो गई कि मैंने स्थान गलत चुन लिया, है ना। कम से कम अगर मैं अदर सिटी में किया होता, फ्री में पढ़ाया होता, ठीक है, तो लाखों रुपए मैंने दे दिए वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए, और इसके बाद भी कोई वैल्यू नहीं रह गई वहाँ पे, है ना। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। सूर्य की रोशनी में, सूर्य की रोशनी ग्रहण करने से हमारे शरीर में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ए। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है पटवारी में, एक हफ्ते पहले ही क्वेश्चन आया हुआ था, ये 4-5 दिन पहले क्वेश्चन आया हुआ था कि सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है, और यही क्वेश्चन आज फिर से रिपीट हो गया है। विटामिन डी इसका सही आंसर होगा। विटामिन से क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं, तो सभी विटामिन को आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। कल जो डिटेल रखूंगा मैं विटामिन का ही रख दूंगा, है ना। सभी विटामिन का नाम और उसके रासायनिक वैज्ञानिक नाम है, ये आपको मैं कल करा दूंगा। ठीक है, चलिए, सीधी जिले में ही मेरी कोचिंग थी, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे अच्छा कोयला इनमें से कौन सा माना जाता है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट? तो सबसे अच्छा कोयला कौन सा माना जाता है, बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, सबसे अच्छा कोयला कौन सा माना जाता है? तो सबसे अच्छा जो कोयला है इनमें से सबको पता है, एंथ्रेसाइट जो है सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। यानी खनिज से भी क्वेश्चन पूछा स्टार्ट हो गया है, तो खनिज से क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेना है। अब एमपी के खनिज वाले चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इंडिया के खनिज वाले चैप्टर को भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है? ये हिंदी का क्वेश्चन था, तो सबको पता है रसराज, रसों का राज कौन सा है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को क्या कहते हैं? रसराज कहते हैं। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में ये क्वेश्चन में आपको पहले ही एक क्वेश्चन कराया था, अगर आपको याद होगा, कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है, तो भरत मुनि के अनुसार रसों संख्या कितनी है? 8 है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले मॉक टेस्ट में कराया था, और ये क्वेश्चन भी एमपी पटवारी में पूछा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रस से और छंद से, अलंकार से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसकी मुझे उम्मीद थी। संधि चैप्टर नहीं आ रहा है आपका किसी भी एग्जाम में, या फिर आता भी है शिफ्ट में तो मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन ही आते हैं। तो संधि और वर्णमाला के अलावा आपके सारे टॉपिक आ रहे हैं, है ना। इसके कभी कभी किसी किसी शिफ्ट में आते हैं क्वेश्चन, नहीं तो बाकी चैप्टर के सभी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो है, सूरदास जी कौन से रस के सम्राट माने जाते हैं, ये आपको बताना है। वीर रस, श्रृंगार रस, वात्सल रस या रौद्र रस? तो सूरदास जी कौन से रस के यहाँ पे सम्राट माने जाते हैं, ये क्वेश्चन एक हिंदी में आज आया हुआ है। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रसराज जो माने जाते हैं वात्सल रस। वात्सल रस जो है आपके इसके सम्राट माने जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आप, ठीक है, प्रगति शर्मा, मैं बता रहा हूं भरत मुनि के अकॉर्डिंग, मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूं, वैज्ञानिक की राय नहीं दे रहा हूं। उन्होंने बोला है कि 8 रस होते हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वही मैं पढ़ा रहा हूं। अपने से नहीं कर देना कि नहीं 10 होते हैं तो भरत मुनि भी 10 को बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाद में जोड़े गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है आपका छंद वाले चैप्टर से, चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? तो 16-16 प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 होती हैं। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 4 चरण होते हैं, और चारों चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16। इसके पहले हम लोगों ने कल के क्लास में शायद देखा था हरिगीतिका, हरिगीतिका में भी मात्राएं पूछी गई थी। मैंने आपको जब छंद पढ़ाया था टॉपिक, अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था कि छंद, रोला, ठीक है, चौपाई, हरिगीतिका, ये सारे टॉपिक आपको दोहा, सोठा, इनकी मात्राएं आपको अच्छे से ध्यान रखना है। साथ में ये भी ध्यान रखना है किसके अंतर्गत ये आते हैं। थैंक यू सो मच प्रगति शर्मा। ठीक है, तो आपको एक बार फिर से उसको रिवीजन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, बहुत सिंपल क्वेश्चन ये आया हुआ है आज, है ना। तो देखो, इसमें भी एक आज हम लोग लाइव इंटरव्यू करवा रहे थे, है ना, आज लाइव इंटरव्यू करवा रहे थे, तो उसमें एक लड़की बोलती है कि एमपी की सबसे लंबी नदी जो है ताप्ती नदी है। तो इतना इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं, बताओ। ठीक है, एमपी की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। अगर आपको ये भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हो, फिर आप टाइम पास कर रहे हो, है ना। क्योंकि ये तो एबीसीडी है एमपी जीके का, और एबीसीडी ही आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप कैसे पढ़ोगे उसको, है ना। आगे तो कुछ आएगा नहीं फिर आपको। चलिए, हाँ, हो सकता है जल्दबाजी में भी उसने बोल दिया हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, मुंह जुबानी आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है एग्जाम में,
काजीरंगा ये राष्ट्रीय उद्यान से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैंने बताया। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? असम में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या गोवा में? तो यहाँ पे ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपके असम राज्य में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। काजीरंगा कहाँ पे आता है? असम में आता है, ठीक है। हाँ, और काजीरंगा जो आपका ये भी ध्यान रखना, चोटी पर्वत चोटी जो आता है काजीरंगा, ये पर्वत जो आता है ये कहाँ पे आता है? सिक्किम में, है ना। ये दोनों आपको ध्यान रखना है इसमें, है ना। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछा गया है। काजीरंगा जो पर्वत है ये कहाँ पे आता है? तो ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पे है। वहीं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आता है? तो ये असम में आता है, ठीक है। और एक तो वहां से और भी मिले थे आज लाइव इंटरव्यू में, है ना। वो क्या बोल रहे थे कि पटवारी के एग्जाम पांचवी पास वाला लड़का भी कर लेगा। जो 5वीं के लड़के हैं वो भी पटवारी के एग्जाम निकाल लेगा, ठीक है। तो फिर मैंने वहीं पे बोला, लेकिन वो माइक में नहीं आया आपका, कि 5वीं में अगर पास हुआ तो फिर आपका क्यों ना, उनके नंबर कितने आए थे? 86 नंबर आए थे। और ज्ञान क्या दे रहे थे कि 5वीं लड़का जो है पास हो जाएगा, वो भी पटवारी के एग्जाम निकाल लेता है, ठीक है। हम कहा अच्छी बात है, फिर तो आपका होना चाहिए, यानी आप 5वीं पास फिर नहीं है, 5वीं आपने पास ही नहीं किया है फिर तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भीमबेटका में कितनी शैलाश्रय हैं बताएं? 243, 567, 300 या 231? तो यहाँ पे बताएं जल्दी से, भीमबेटका में कितने शैलाश्रय हैं? ये डीप में क्वेश्चन भी पूछा गया है ना। तो कुछ यहाँ पे स्टार टैलेंटेड लोग मिल जाते हैं एनालिसिस वाले लाइव इंटरव्यू में, लेकिन कुछ क्वेश्चन भी हम लोग को अच्छे पता चलते हैं उस पे, है ना। तो भीमबेटका में कितने शैलाश्रय हैं ये आपको बताना है। तो भीमबेटका में जो शैलाश्रय है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट बताना जल्दी से इसका। 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, एमपीजी के आपके द्वारा बहुत दिख गया है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा 567 नहीं होगा, 243 है। 243 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भीमबेटका सबको पता है कहाँ पे आता है? ये अब्दुल्लागंज रायसेन में आता है, और ये यूनेस्को में शामिल है। वर्ष 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। विश्व की सबसे जो है सर्वाधिक गुफा वाला जो आपका ये है भीमबेटका है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा गुफा समूह यहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मंगूभाई छगन भाई पटेल कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? अब जितने दिन यहाँ पे बीतते चलेंगे पटवारी में, उतना लेवल यहाँ पे टफ आता चलेगा अब आपका, ठीक है। तो मंगूभाई छगन भाई पटेल कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? तो कौन से नंबर के राज्यपाल हैं बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये जो है 19वें नंबर के हैं, है ना। ये कौन से नंबर के हैं? 19वें नंबर के। इसके पहले कौन थे? आनंदीबेन पटेल थी 18वें नंबर के, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड राजपूत जी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नागपुर का अधिग्रहण कब किया गया था? तो नागपुर का जो अधिग्रहण किया गया था, ये ध्यान रखना 1854 में। ये फैक्चुअल डिटेल वर्ष से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1854 में इसका अधिग्रहण किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर भोपाल की जामा मस्जिद कौन से नंबर की आती है? तो ध्यान रखना, भोपाल की जो जामा मस्जिद आती है ये पहले नंबर में आती है, ठीक है। इसका निर्माण जो कराया गया था 1857 में, इसका निर्माण पूरा हुआ था। किसने करवाया था? तो कुदसिया बेगम ने। किसने कराया था? कुदसिया बेगम ने इसका निर्माण करवाया था। ऐसी भी मानता है कि ये जो जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था, ये हिंदू मंदिर को तोड़ के कराया गया था, ठीक है। लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा कथा है, ये कैसी कहावत है, ये सच भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऐसी मान्यता इसमें है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे करंट अफेयर से, खेलो इंडिया स्कीम को कितने साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है? ये जो बढ़ाया गया है आपका 4 साल के लिए बढ़ाया गया है। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, फिर आपका जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, अगला है, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी नहीं बहती है? कौन सी नदी नहीं बहती है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अच्छा, दिल्ली जामा मस्जिद किस नंबर पे आती है? प्लीज ये इसका देखना पड़ेगा, ये मुझे नहीं पता अभी अजय, ठीक है। क्योंकि एमपी में ही तो देखो, एमपी में ही 3-4 तो जामा मस्जिद एमपी में ही है। एक तो आपका मैंने अभी बताया आपको अशोकनगर में है, फिर एक बुरहानपुर में है, ठीक है। फिर एक शायद धार में भी है, एक भोपाल में भी है। तो 4-5 जामा मस्जिद तो आपको एमपी में मिल जाएंगे। फिर दिल्ली में भी है। तो इस तरह से पता नहीं कितने जामा मस्जिद को लिस्ट एक बार देखना पड़ेगा। एमपी में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? दामोदर। दामोदर नदी जो है आपका एमपी में नहीं बहती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल साइड में बहती है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका सही आंसर। बाकी क्षिप्रा और वेतवा नदी तो एमपी में बहती ही है, ठीक है, ये सबको पता है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अमेरिका शनि के चंद्रयान टाइटन पर उपग्रह भेजने का मिशन जो पूरा करेगा ये कब करेगा? 2021 में, 2027 में, 2026 में या 2024 में? ठीक है, जीके कितने नंबर का आ रहा है? सब तो जीके ही है, आप ये छोड़ दो, क्या कहते हैं इसको, जीके आपका मान चलो कि 25 नंबर का ये जीके है, फिर आपका इसमें साइंस आ जाएगा, यानी कम से कम मान चलिए 50 प्लस क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे साइंस और जीके मिला के मिलेंगे, पूरे 50 प्लस क्वेश्चन ऊपर ही रहेंगे आपके। हाँ, मुकेश पनवार जी स्वागत है आपके क्लास में। हाँ, बंगाल का शौक भी कहते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। डायरेक्शन पूछा गया है, हाँ बिल्कुल सही है लाल जी। हाँ बोल तो दिया मैंने, बता तो दिया प्रगति। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल अमेरिका चंद्रमा टाइटन पे उपग्रह जो भेजेगा। ठीक है, ये कब तक इसका मिशन पूरा होगा? तो ये पूरा होगा आपका वर्ष 2027 से, यानी करंट अफेयर से क्वेश्चन आप देख रहे हो, लगातार 5 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। गुड इवनिंग मुकेश पनवर जी, मैंने देख लिया आपका कमेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वैदिक काल में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो चाहे वैदिक काल की बात करें, चाहे हड़प्पा काल की बात करें, और आप लोग क्लास को इग्नोर कर दिए थे, है ना, वही होता है कि उसकी वैल्यू हमें बाद में पता चलती है, जो हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। मैंने हिस्ट्री क्लास आप लोगों के लिए सोचा था कि मैं करा दूं, लेकिन किसी ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, है ना, नहीं तो मैं हिस्ट्री क्लासेस पूरा पटवारी तो आप लोग कर लेते, जिनका एग्जाम हो गया है या फिर नहीं भी है तो टॉपिक वाइज हिस्ट्री पढ़ते चलते, लेकिन वैल्यू नहीं दी क्लास की। और क्वेश्चन देखो, हड़प्पा काल से ही वैदिक काल से 2-3 क्वेश्चन आज के सेट में पूछे गए हैं। तो सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया है? ये तांबे का प्रयोग किया गया है। चाहे हड़प्पा काल की बात करें, चाहे वैदिक काल की बात करें, सर्वप्रथम प्रयुक्त की जाने वाली धातु कौन सी थी? तांबा थी। ये आपको ध्यान रखना है। फिर और बताता हूँ कौन क्वेश्चन पूछे गए थे, अभी और आएगा सिंधु घाटी सभ्यता से, उसी से ही। मैहर माता का मंदिर किसको समर्पित है? तो सबको पता है मैहर माता का जो मंदिर आता है ये शारदा माता को समर्पित है। इसके अलावा सतना में जो आपको फेमस चीजें कौन सा है? भरहुत स्तूप, है ना, भरहुत स्तूप यहाँ का फेमस है, चित्रकूट यहाँ का फेमस है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक कोई किला है यहाँ पे, मुझे याद नहीं आ रहा है सतना में कौन सा किला है, तो ये आपको, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ये फेमस चीजें ये सतना में है। मुकुंदपुर सबको पता है, मुकुंदपुर टाइगर सफारी भी कहाँ पे आता है? सतना में आता है। ठीक है, हाँ हिस्ट्री की पीडीएफ, अरे दे तो दिया प्रिया, आप कहाँ थे, कहाँ थे आप? हिस्ट्री की एंशियंट हिस्ट्री की पीडीएफ मैंने क्या व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड नहीं किया है? बताओ आप लोग। कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री की पीडीएफ टॉपिक वाइज मैंने सेंड कर दिया आप लोगों को फ्री में, कोई 1 रुपये चार्ज नहीं है किसी चीज का। हड़प्पा, ये देखिए ये क्वेश्चन आया है हड़प्पा सभ्यता का, कि हड़प्पा नगर में खुदाई के दौरान क्या निकला था? तो वहां से मोहरे भी निकले हैं, मन के पत्थर, सभी चीज निकले हुए हैं, तो अच्छा है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका। थैंक यू प्रगति, जय श्री राम, कन्हैया उपाध्याय जी स्वागत है आपका क्लास में। ठीक है, तो यानी से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर। और इसी के बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किसने की थी? तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी मैं आप लोग को कराया हुआ है। ठीक है, हाँ, तो ये भी क्वेश्चन में कराया हुआ हूँ। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है? दयाराम साहनी ने किया हुआ है। और कब किया था? 1921 में किया हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, ये सब क्वेश्चन मैं आप लोगों को हिस्ट्री में भी अलग करा चुका हूं। अगर आपको क्लास जो अटेंड किए होंगे मेरी 2-3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले मैं कराया था, तो आपको पता चला होगा, है ना। पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है कंप्यूटर, बाकी फिर से सेंड करेगा। हाँ, अब ये फिर मोबाइल में आपकी दिक्कत हो सकती है राजपूत जी, बाकी मैंने सेंड कर दिया था उसको ग्रुप में। हाँ, फिर भी एक बार मैं सेंड कर दूंगा फिर से। कंपनी अधिनियम 2013 में कौन सा खंड दिया गया? तो यहाँ पे 242, 135, 123 या 154। तो देखिए इतने डिटेल में भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ठीक है, साइंस की पीडीएफ सेंड कर देंगे, सब कर देंगे सेंड, टेंशन मत लो, धीरे धीरे करके करेंगे। अभी ऐसे बनाना पड़ेगा अभी ना उसको पूरा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं? 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 2013 में कौन सा खंड दिया गया है? तो 135 खंड दिया गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। साइंस की भी कंप्लीट पीडीएफ है मेरे पास, है ना, तो वो भी मैं सेंड कर दूंगा। लेकिन मैं समस्या है कि मैं उनको सेंड नहीं करना चाहता हूँ बिल्कुल भी, जो इसकी वैल्यू नहीं समझते हैं, है ना। वो पूरी मेहनत फिर क्या है मेरी बर्बाद जाती है उसमें। मैं चाह रहा हूँ कि जो पढ़ते हैं केवल उन्हीं को पीडीएफ मिले। और ग्रुप में बहुत सारे कचरा वाले लोग भी फंस गए हैं, आ गए हैं, जुड़ गए हैं। ठीक है, वो ऐसे कोई फिल्टर करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं कि केवल पढ़ने वाले वहां पे जोड़ पाऊं मैं। मिट्टी की बारात, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मिट्टी की बारात किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, मीराबाई, श्रीमंगल सिंह सुमंग या प्रेमचंद्र?
तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है मिट्टी की बारात किसकी रचना है। हाँ वेरी गुड, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो मिट्टी की बारात किसकी रचना है, ये जो हो जाएगा इसमें आपका शिव मंगल सुमन की रचना है, यानी कवि और उनकी रचनाओं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। जबलपुर की, ये देखिए, अब आप बताइए कि परसों की क्लास में क्या मैंने आपको साक्षरता नहीं बताया था और ये नहीं बोला था कि क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड, और पिछले परसों वाली क्लास आप लोग देखिएगा मेरी। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको बताया था कि जबलपुर की साक्षरता कितनी है, फिर मैंने आपको बताया था भोपाल की साक्षरता, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, और ये क्वेश्चन देखिए आज आ गया है आपका कि जबलपुर की साक्षरता कितने परसेंट है, 81% है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को, जो अगर विश्वास नहीं होगा तो परसों वाली क्लास मेरी डली है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये सारी चीजें मैं आप लोग को करा चुका हूँ। ठीक है, उसी दिन। चलिए, हाँ गायत्री जी गुड इवनिंग। हाँ, साइंस की पीडीएफ कर देंगे सेंड, टेंशन मत लो, सब कर देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसलिए साक्षरता से रिलेटेड पूरे टॉपिक मैंने परसों वाली क्लास देख लीजिएगा, पूरा डिटेल मैंने कराया हुआ है ना। और आलसीपन करोगे तो फिर आपकी मर्जी है। ये क्वेश्चन डिटेल में पूछा गया है, एड्स वायरस किस सेल को इफेक्ट करता है, तो CD4, CD5, CD2 या CD1। अब ये लगता है डॉक्टर ही बना के रहेगा, है ना, व्यापम वाला तो क्या है, डॉक्टर ही बना देगा आप लोगों को। तो करेक्ट आंसर होगा आपका CD4 को, सेल को ये प्रभावित करता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, है ना। हाँ, जबलपुर का भी बताया था मैंने, फिर महिला साक्षरता भी बताया था, पुरुष साक्षरता भी बताया था, है ना, भोपाल का बताया था, इंदौर का बताया था मैंने आप लोगों को, ये सारी चीजें मैंने बताई थी और ये क्वेश्चन आ जाया हुआ है। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। ये आपका जो है क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन ये स्पष्ट क्वेश्चन नहीं है, ये वाला प्रति इकाई क्षेत्रफल पे लगने गए दाब को क्या कहते हैं, ये क्लियर क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इसको अभी हम लोग नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि इसमें आंसर दाब आ रहा है लेकिन क्वेश्चन ये क्लियर नहीं है, इसलिए इसको हम लोग नहीं करेंगे अभी इसको। फिर अगला क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इसके अलावा, कि कुंभ का मेला जो है ये आयोजन किस नदी के तट पे होता है, तो सबको पता है ये उज्जैन में होता है, और किस नदी के तट पे होता है, ये क्षिप्रा नदी के तट पे होता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये आज नहीं पूछा गया है, ये कल पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है इसमें। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग, 1 सेकंड रुकिएगा, हाँ 1 सेकंड रुक जाना थोड़ा सा आप लोग। चलिए इसका आंसर बताएं, जैसे भारत और किस देश की नौसेना के बीच 13वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल्वा 2022 हुआ, इसका फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं जल्दी से। भारत और किस देश की नौसेना के बीच में 13वां द्विपक्षीय नौसैनिक नसीम अलवाह 2022 संपन्न हुआ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, बिल्कुल सही है, ओमान क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये, इसका सही आंसर हो जाएगा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो पूछा गया है आपसे कल के क्लास में, ये आपका दिवस से क्वेश्चन मैंने पहले बताया था, दिवस को आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, तो कल भी दिवस के जो है इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जो दिवस है मुझे याद दिलाना, थोड़ा सा दिन में कोई मैसेज कर देना। दिवस और विटामिन इन दोनों को डिटेल में याद से क्या करूंगा, पीपीटी में रख लूंगा, तो आपको इसमें भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं कह दूंगा कि आप कर लेना तो 1% लोग केवल करेंगे, 99% लोग नहीं करेंगे, है ना। तो आप नहीं करोगे तो क्या कहना, हम क्लास में ही करा देंगे, जिससे क्लास भी देख लोगे तब भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है ये 5 जून को मनाया जाता है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन जो है इसमें आपका, फिर इसके अलावा आपसे जो पूछा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का विषय केवल एक पृथ्वी है, ये क्वेश्चन मिस्टेक है, इसको छोड़ दो आप, क्वेश्चन मिस्टेक किया गया ये वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन की स्थापना कब की है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन स्थापना कब की है, 1979 में, 1998 में, 1972 में, 1828 में, तो कब किया गया, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका। तो ये जो किया गया है ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपका जन्म दिवस है 5 जून को, क्या बात है, आप तो पर्यावरण दिवस पे
आपका जन्म हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1979 में मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन की स्थापना की गई है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। तो खेल से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, खेल टॉपिक को नजरअंदाज मत करिए, लगातार आप देख रहे हो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं खेल से, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका कल, हट्टा महल किस शैली में बना हुआ है, ध्यान रखिएगा हट्टा महल जो बना हुआ है ये मराठा शैली में बना हुआ है। इसका डिटेल में नहीं देख पाया हूँ कि ये कौन सा जिला का है ना, टाइम मिल नहीं पाया था आज मेरे को, बाकी सब डिटेल देख लिया था, लेकिन ये अभी आपको ध्यान रखना है मराठा शैली में बना हुआ है। और ये कहाँ पे है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं पता होगा तो कल मैं इसका डिटेल बता दूंगा आप लोग को, है ना। इसका स्थान मैंने जिला नहीं देख पाया था इसका आज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लीला जोशी को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया है। तो लीला जोशी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 2 क्वेश्चन इनके आ चुके हैं। वर्ष 2020 में 82 वर्ष की उम्र में इनको पद्मश्री मिला था, और ये कहाँ के निवासी हैं, रतलाम के निवासी हैं। तो जिन्होंने मेरे क्लास देखा होगा, जो भी मेरी क्लास देखे होंगे इसका डिटेल, तो आप ये क्वेश्चन कर लेते आराम से, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, शिशुपाल ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था। ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं एमपी के टेस्ट सीरीज में, कि शिशुपाल ने जो शासन किया हुआ था, ये किसने कहां पे शासन किया था, चंदेरी के क्षेत्र में शासन किया हुआ था। और आपको पता होगा कि शिशुपाल की हत्या किसने की थी, भगवान श्री कृष्ण जी ने किया हुआ था, है ना, ये भी आपको पता होगा। चलिए हाँ अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कौन से एक्ट पास किया गया, ठीक है। तो ये वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 पास किया गया था, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसमें आपका। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, डुमना एयरपोर्ट कहाँ पे आता है। तो डुमना एयरपोर्ट सबको पता है कहाँ पे आता है, ये जबलपुर में आता है। तो बी ऑप्शन यानी हवाई अड्डे से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अब इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे पिनासा नहीं है, ये पुनासा है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ इसमें, सॉरी। तो पुनासा जो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो सबको पता है कि पुनासा कहाँ पे आता है। तो पुनासा जो आता है आपका खंडवा जिले में आता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, कल के एग्जाम में, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है, कल्याण सिंह को पद्मश्री किस क्षेत्र में प्रदान किया गया था, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, पब्लिक अफेयर में, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, किस क्षेत्र में इनको मिला था, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पब्लिक अफेयर क्षेत्र में मिला था। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, हाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हाँ 3 टॉपिक है, कल मैं आपको पद्मश्री के बारे में भी करा दूंगा, थोड़ा सा मुझे कोई याद बस दिला देना, है ना, इतने सारे लोग हैं, कोई भी मैसेज मुझे कर देना, ये टॉपिक मुझे कल डिटेल बताना है। एक तो पद्मश्री, दूसरा विटामिन, और तीसरा क्या है, दिवस। 3 चीज बोला हूं मैं ना, और कुछ है क्या डिटेल, बाकी तो मैं रखता ही हूँ, है ना। चलिए फिर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे इसके अलावा, सेल की स्थापना कब की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, सेल की जो स्थापना की गई थी कब की गई थी, तो ये किया गया था 1954 में। 1954 में ये महारत्न कंपनी है सेल, और इसकी स्थापना किया गया है 1954 में। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसमें आपका। फिर पूछा गया है, भारत में उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। तो सबको पता है सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी, और भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 2 प्रकार के होता है, एक बांगर और दूसरा खादर, है ना। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, ठीक है। क्लास का टाइम आज 10 बजे, 10:30 बजे हुआ था, लेकिन डेली क्लास का टाइम जो रहेगा 10 बजे का रहेगा, क्योंकि आज मटेरियल ज्यादा था, क्वेश्चन ज्यादा था, इसलिए मुझे टाइम लग गया था। बाकी क्लास का टाइम हम लोग 10 बजे ही रखेंगे, ठीक है। हाँ बीमारी वाला जो है, हाँ बीमारी वाला भी करा दूंगा मैं, विटामिन का मैंने बोल रखा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ये वाला तो हो गया, करा चुका हूं मैं। बल का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। न्यूटन जो है बल का सही मात्रक है, और वही 50 लिस्ट से आ रहा है, जिससे मैं डेली आपको यहाँ पे पीडीएफ में दे रहा हूँ। जितने भी एसआई मात्रक अभी तक पटवारी एग्जाम में पूछे गए हैं, पूरा आपको इसी 50 की लिस्ट से पूछे गए हैं, जितना मैं कराया हूँ, ठीक है। इसमें देखो बल वाला कहीं पे है क्या, ये है, देखिए 13वें नंबर पे, ये देखिए इसमें भी है, बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन है। इसी 50 की लिस्ट से एसआई मात्रक आने की पूरी संभावना है, और अभी तक में कम से कम शायद 15 प्लस जो है एसआई मात्रक इसी लिस्ट से पूछे जा चुके हैं, और अभी ये आगे पूछे भी जाएंगे, ठीक है, जो 50 की लिस्ट में आप लोग को दिया हुआ हूँ, ठीक है। अच्छा ऑफलाइन कोचिंग कब से पढ़ाओगे, भोपाल से। भोपाल में अभी मुश्किल है ना, लेकिन ये है कि आप लोगों के लिए मैं ऑनलाइन में ही आप लोग को क्या करूंगा मैं, क्योंकि सब लोग एमपी के अलग अलग जिले से हैं,
तो बहुत जल्द हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स जरूर लॉन्च करेंगे, और हमेशा की तरह या तो मेरे कोर्सेज ज्यादातर फ्री रहते हैं, ठीक है, या फिर आपकी इतनी कम कीमत में रहेगा जो आप लोगों का पूरे मध्य प्रदेश में सबसे कम कीमत का रखूंगा। मैं पहले अनाउंस में कर चुका हूँ कि हर कोर्स मेरा जो रहेगा केवल 300 रुपए में रहेगा, है ना, इससे ऊपर हम लोग चार्ज इसमें नहीं करेंगे, उसमें सारी चीज अवेलेबल रहेगी आपके पास। तो उसको भी हम लोग प्लानिंग चल रही है उसकी, अभी फिलहाल पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। एक टोर कितने पास्कल के बराबर होता है? 144, 198, 298, 133। तो सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं जल्दी से, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका जो सही आंसर होगा, एक टोर जो होता है आपका 133 पास्कल के बराबर होता है। ये क्वेश्चन डिटेल में पूछा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर प्रकाश वर्ष किसका सही मात्रक है? तो सबको पता है, देखिए वही है, उसी से आ रहा है आपका जो मैं लिस्ट कराया हूँ। प्रकाश वर्ष जो है किससे रिलेटेड है? ये आपका खगोलीय दूरी से संबंधित है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सभी एमपी के जो वासी हैं, अलग अलग जिले से हैं, सबको जोड़ेंगे और यहाँ पे कोर्स ऑनलाइन ही लॉन्च करेंगे हम लोग, है ना। ऑफलाइन में क्योंकि मैं ज्यादा टाइम दे भी नहीं पाता हूँ। अभी मेरा फिर से अनअकैडमी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, है ना, हो सकता है 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाए, नहीं तो अप्रैल में फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पूरा मैसेज आ चुका है उसका, है ना। तो अनअकैडमी में भी क्लास मेरी चलेगी अब जल्दी ही। HTML का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो HTML का फुल फॉर्म क्या है बताएं जल्दी से? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या कौन सा आएगा बताएं जल्दी से? HTML का फुल फॉर्म क्या होगा आपका? तो सबको पता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो HTML का है, दोनों में से पूछा गया है ना, दोनों शिफ्ट में पूछा गया था। एक में HTML का फुल फॉर्म पूछा गया था और एक में HTML का डिटेल पूछ लिया गया था, ठीक है। आप सतना से हैं प्रियावत, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हरियाणा वालों को भी सर जी, सब के लिए है भाई अजय, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आसपास के जितने लोग के निवासी हैं सबके लिए ऑनलाइन अवेलेबल है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBM 1401 क्या है? तो ये क्या है आपको ध्यान रखना, ये जो रिलेटेड है MS वर्ड से रिलेटेड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? कंप्यूटर के क्वेश्चन है इसमें आपके। कंप्यूटर के बहुत कम मिल पा रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर के बच्चे बता ही नहीं पाते हैं क्वेश्चन इसके, है ना। कंप्यूटर का मैनेजमेंट का केवल टॉपिक बता पाते हैं, क्वेश्चन ही नहीं बता पाते उन लोग। FOSS का फुल फॉर्म क्या है? ये भी पूछा गया है, डिटेल में पूछा गया है। तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जैसे आपका एक OBS है ना, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री रहते हैं, तो ये कहलाता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अच्छा, आप अमित शुक्ला, आप सीधी से हैं, हाँ, आपकी ड्रेस से मुझे पता चल गया है, आप संजय गांधी से शायद संबंधित हैं, कॉलेज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं जो होती हैं किसमें होती हैं? हरिगीतिका में, रोलक छंद में, कल का क्वेश्चन है, दोहा में या सोरठा में, तो किसमें होती हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक चरण में जो 24 मात्राएं होती हैं हरिगीतिका में होती हैं। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन थे आज और कल के। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो लोग मुझसे व्हाट्सएप में ऐड नहीं हो पाए हैं, 9630828149 मोबाइल नंबर मेरा है। गर्ल्स का ग्रुप अलग है, बॉयज का ग्रुप अलग है, यहीं पे PDF आपको मिलती है डेली, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डेली क्लास का टाइम मेरा 10 बजे का है। और सुनिए, अभी जाना नहीं है आप लोग को, मैं आपको बताता हूँ, इसमें 10 बजे क्लास का टाइम रहेगा। और दूसरा हमारा जो चैनल है इंडियन कैप्चर, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, सुन लीजिएगा 2 मिनट के लिए अगर आपके पास टाइम होगा तो। इंडियन कैप्चर में कल शाम 7 बजे फिर से जो क्वेश्चन बच गए थे मैथ के क्वेश्चन जो है 15 मार्च से लेके अब 25 मार्च तक, 15 मार्च से 25 मार्च तक जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं। एक लेक्चर उसका हो चुका है इंडियन कैप्चर में, कल दूसरा लेक्चर चलेगा, शाम को 7 बजे रहेगा। तो उसके लिए भी आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सबसे अधिक जो पूछे जा रहे हैं मैथ रीजनिंग पूछा जा रहा है, और जिनका भी हाल फिलहाल में 2 दिन के अंदर एग्जाम है उनको ये पूरा कवर हो जाएगा मैथ रीजनिंग। तो ये भी फिक्स है कि जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं, जो पैटर्न पूछा जा रहा है, अगर ये क्वेश्चन क्लास आप लोग ले लोगे तो कम से कम नहीं तो 10 से 15 नंबर आपका प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो आप लोग उसको क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा। इंडियन कैप्चर चैनल रहेगा वो वाला कल वाले में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, थैंक यू।